से बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अपने कुमार भारती के चीफ की दावत पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी। भीष्म साहनी जी का जन्म अविभाजित भारत के रावलपिंडी में ईस्वी सन 1915 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। सर्वप्रथम हम इनका परिचय देखेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी ने सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया। आपने अपनी रचनाओं में नारी के व्यक्तित्व विकास, आर्थिक स्वतंत्रता, स्त्री शिक्षा और उसकी सम्मानजनक स्थिति का समर्थन किया है। प्रगतिशील दृष्टि के कारण आप मूल्यों पर आधारित ऐसी भावना के पक्षधर हैं जो मानव मात्र के प्रति प्रतिबद्ध है। अब हम देखेंगे इनकी मुख्य प्रमुख कृतियाँ। भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, निशाचर जो कहानी संग्रह है, झरोखे, तमस, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, मैयादास की माड़ी उपन्यास, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी नाटक, आज के अतीत आत्मकथा आदि। बच्चों, अब हम इनके गद्य के संबंध में संक्षिप्त विवरण देखेंगे। सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों पर पारखी नजर रखने वाले भीष्म साहनी जी ने इस पाठ में अपने बुजुर्गों को लेकर हीन दृष्टि वालों पर करारा प्रहार किया है। अपनी उन्नति के लिए चीफ की खुशामद करना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, दिखावा करना आदि का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए लोककला, हस्तकला के समादर पर कहानीकार ने बड़े ही प्रभावी एवं मार्मिक ढंग से कलम चलाई है। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। इस पाठ में लेखक ने बताया है बड़े ही सुंदर ढंग से कि किस तरह से एक माँ, बुजुर्ग माँ अपने बच्चों के लिए बोझ हो जाती है। बच्चों, यह पाठ एक संवादात्मक कहानी के रूप में लिखा गया है। इसकी विधा ही संवादात्मक कहानी है। वैसे हम देखते हैं कि एक माँ, चाहे वह आदिकाल की हो, चाहे वह आधुनिक काल की हो, वह हर हाल में अपने बच्चों का लालन पालन कर लेती है। चाहे एक बच्चा हो या 10 बच्चे, वह सभी को बहुत ही सहूलियत से, आसानी से संभाल लेती है और उनका विकास भी करती है। किंतु आज के इस आधुनिक परस्त जीवन में इतनी अधिक स्वार्थ वृत्ति बढ़ गई है कि उनके लिए अपने माता पिता ही बोझ हो जाते हैं। यही कारण है कि परिवार टूटता जा रहा है और वृद्धाश्रम की बढ़ोतरी होती जा रही है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि मिस्टर श्यामनाथ के घर उनके चीफ की दावत थी। चीफ यानी उनके बॉस की दावत थी। फलतः श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं थी। कारण यह है कि दोनों बहुत अधिक व्यस्त थे। पति और पत्नी चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे, फहरिस्त अर्थात सूची हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी पूरी होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। सब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? देखो बच्चों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि घर में अनेकों अस्त व्यस्त चीज़ें पड़ी रहती हैं, लेकिन जब कोई मेहमान आने होते हैं तो मेज़बान अपने घर को अच्छी तरह से सजाता है और इस सजावट में जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं, उन अनुपयोगी वस्तुओं की छटाई कर दी जाती है। यहाँ पर श्यामनाथ की स्थिति यह है कि अन्य सभी वस्तुओं को तो उन्होंने छिपा दिया, लेकिन माँ को लेकर परेशान हो गए। उन्हें माँ भी एक बेकार की वस्तु लग रही है इस समय, और यही कारण है कि अचानक उनके सामने एक अड़चन यानी एक समस्या खड़ी हुई कि माँ का क्या होगा। इस बात की ओर न उनका न ही उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। कुशल अर्थात चतुर। अब तक सब कुछ व्यवस्थित कर चुके थे, लेकिन माँ के बारे में इन्होंने ध्यान नहीं किया था। श्यामनाथ श्रीमती जी की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? अंग्रेजी में, क्योंकि उन्हें पता है माँ को अंग्रेजी नहीं आती और हिंदी में वह बोल नहीं सकते क्योंकि माँ सुन लेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब श्रीमती जी भी काम करते करते ठहर गईं। थोड़ा देर सोची और फिर उन्हें सूझा
कि पिछवाड़े उनकी सहेली के घर भेज देते हैं। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएंगी। श्यामनाथ सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, फिर पहले ही अपने काम से निपट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती जी बोल उठी कि वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी। तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाएंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि माँ को तो कोठरी में जाकर सोने के लिए कह देंगे, लेकिन घर छोटा ही है उस हिसाब से और मेहमान अधिक हैं। खाने के लिए बरामदे में जाएंगे। वैसी स्थिति में यदि उन्होंने माँ को देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर श्यामनाथ जी कहते हैं कि उन्हें हम कह देंगे कि वह अंदर चली जाएं, हम बाहर से दरवाज़ा में ताला लगा देंगे। यहाँ एक भय यह उठता है कि यदि माँ सो गई तो क्या करेंगे, क्योंकि सोने पर वह नाक से सांस लेती हैं और नींद में खर्राटे आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जो बरामदे में लोग मेहमान बैठे होंगे खाना खाने, वहाँ पर यह बड़ा ही अभद्रतापूर्ण व्यवहार लगेगा। अतः यहाँ पर श्यामनाथ जी कहते हैं कि हम उन्हें कह देंगे कि वह दरवाजा अंदर से बंद कर लें और सोए नहीं बल्कि बैठी रहें। बच्चों, यहाँ बड़ी ही दिक्कत की चीज़ है कि एक माँ अपने बच्चे की हर सही गलत बातों को स्वीकार कर लेती है, किंतु एक संतान अपनी माँ की छोटी सी परेशानी जो बीमारी के कारण है और उम्र के कारण है वह भी सहन नहीं कर सकता। उसे वह अशिष्टतापूर्ण व्यवहार लगता है। कहा है कि भले ही हम कह देंगे कि वो बैठी रहें, सोए नहीं, लेकिन अगर वो सो गई तो क्या होगा। बरामदा जो बाजू में ही है, वहाँ डिनर पता नहीं कब तक चले। तब श्यामनाथ कुछ खींच उठे अर्थात चिढ़ गए और हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। देखो, यहाँ पर माँ है जो अपने कितने भी बच्चे क्यों न हो, एक माँ अपने बच्चों को आसानी से संभाल लेती है, उनका पालन पोषण कर लेती है। लेकिन वृद्धावस्था में विधवा माँ को अगर 2-3 भाई हैं तो उनमें से एक अकेला पुत्र नहीं संभाल पाता। हर किसी को वह माँ जिसने लालन पालन करके इस लायक बनाया कि वह सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें, वही माँ आज बोझ लगती है और हर कोई उसे से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर श्यामनाथ की दिखाई देती है कि श्यामनाथ चिढ़कर हाथ झटकते हुए बोल रहे हैं कि अच्छी भली वह भाई के पास जा रही थी, लेकिन अच्छा बनने के चक्कर में उनकी बीवी ने टांग अड़ा दी और माँ को रोक लिया। अब पत्नी जी कहती हैं, वाह, तुम माँ और बेटों के बीच मैं क्यों पूरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। अब मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। क्योंकि यह मौका बहस का नहीं था, समस्या का हल ढूंढना था, इसलिए घूमकर उन्होंने माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा भी बरामदे की ओर ही खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए वे झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी बेचारी दुपट्टे से मुंह से लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था, यानी माँ भी घबरा रही थी कि पता नहीं आज कौन आने वाला है और उनके सामने मेरा रवैया किस तरह का होगा, वो रवैया बेटे को पसंद आएगा नहीं आएगा, वगैरह वगैरह। अब बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुबह से चल जाए यानी सुव्यवस्थित हो जाए तो बढ़िया है, वह कहीं किसी परेशानी में न फंस जाए, यह भय उन्हें सता रहा है। अब बेटा यानी श्यामनाथ अपनी माँ को कहता है कि माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे, जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। माँ भी कहती है, अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं
तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। अवाक यानी आश्चर्यचकित हो गई है माँ कि मेहमान आने वाले हैं और उन मेहमानों से मिलाना तो दूर, उन मेहमानों से किस तरह से छिपाने की बात उनका बेटा कर रहा है कि पहले जब वह बैठक में बैठेंगे तब माँ बरामदे में बैठेगी और जब वे लोग बरामदे की ओर जाएंगे तो वह गुलसल खाने से बैठक में चली जाए। इस बात की हैरानी है माँ को और इसीलिए वह अवाक है और बेटे का चेहरा देख रही हैं। और माँ जल्दी सोच नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। देखो, मेहमानों से छिपाना तो ठीक है, लेकिन माँ को शर्मिंदा किए बिना भी नहीं रह पा रहे हैं श्यामनाथ, और वह कह रहे हैं कि तुम अपने कमरे में चले जाना, लेकिन वहां जाकर सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज क्योंकि दूर तक आती है। अब अपने खर्राटों से माँ भी लज्जित है और इसीलिए कहती हैं, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले पाती, नींद में वैसे भी नाक से सांस लेने में कठिनाई होती है, जिसके कारण खर्राटे निकलते हैं और खर्राटों की आवाज़ आती है। तो चूंकि इस बात पे माँ का कोई वश नहीं है, अतः वह शर्मिंदगी से अपना कथन कहती हैं। अब मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़-बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर होंगे और उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। अतः अब गुस्से में वो झुंझलाने लगा। उसने एक कुर्सी को उठाया और बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए अपनी माँ को बुलाया और बोला कि आओ माँ, इस वक्त जरा बैठो। तो माँ भी बेचारी माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार दी। देखो बच्चों, यहाँ पर माँ को श्यामनाथ, अपनी माँ को श्यामनाथ शिष्टाचार सिखा रहा है कि किस तरह से मेहमानों के सामने बैठा जाता है। और उसके बाद वह अपनी माँ को ताकीद करते हुए यानी चेतावनी देते हुए कहता है कि खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना और ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊ उठाकर बाहर फेंक दूंगा। यहाँ पर खड़ाऊ के प्रति श्यामनाथ का गुस्सा जाहिर किया गया है कि कारण यह है कि खड़ाऊ को पहनने पर उसे खटखट की आवाज़ आती है जो हर किसी को नहीं भाती है। इसके बाद माँ चुप रहती है और श्यामनाथ का ध्यान जाता है कि माँ कपड़ा कौन सा पहनेगी और वह पूछ लेता है कि माँ तुम कौन से कपड़े पहनोगी। का पूरा कार्यक्रम, पूरा संचालन तो श्यामनाथ कर रहा है। वह माँ के देख रहा है, उनके कपड़ों के बारे में सोच रहा है। हालांकि वह हर बात में तरतीब चाहता है, व्यवस्थित चाहता है। घर के पर्दे किस रंग के हों, बिस्तर कहाँ बिछे, खूटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, यहाँ तक कि उनकी श्रीमती जी कौन सी साड़ी पहने या किस साइज का मेज हो, यह भी श्यामनाथ ही तय करते हैं। अब उन्हें चिंता है मात्र अपने माँ की कि यदि चीफ का साक्षात्कार यानी भेंट माँ से हो गई तो कहीं माँ के कारण उन्हें लज्जित नहीं होना पड़े, और इसलिए वह माँ को सिर से पांव तक देखते हुए कहता है कि तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो, और पहन लो नहीं, पहनकर आओ, जरा देखो। यहाँ तक श्यामनाथ को विश्वास नहीं होता है और वह माँ को पहनकर उसे देख लेना चाहता है, जांच कर लेना चाहता है। बेचारी माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में जाकर कपड़े पहनकर आई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अपने पत्नी से अंग्रेजी में कहा, ढंग की कोई बात भी हो तो कोई, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। यहाँ पर वह अपनी माँ को लेकर आश्वस्त नहीं हो पा रहा है। वह चिंतित है कि माँ कुछ भी पहने ओढ़े, लेकिन उनका चूंकि रहन सहन देहाती है तो उस वजह से परेशानी हो सकती है। अब जब माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकले तो उनका जो छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आगे झड़े हुए बाल जो पल्ले की ओर में छिपा पाई थी, वह अब कुछ कम कुरूप नजर आ रहा था। तब यहाँ पर यह श्यामनाथ के माँ की शारीरिक संरचना का वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है,
आकलनात्मक दृष्टि से भी और मत अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी, दोनों ही दृष्टि से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसे हमें तैयार करना होगा। अपनी माँ को देखकर श्यामनाथ कहता है कि चलो ठीक है, अब कुछ चूड़ियाँ वूड़ियाँ भी हो तो पहन लो, कोई हर्ज नहीं। बेचारी माँ आदतन कह पड़ी कि चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब गहने तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। हालांकि यहाँ माँ का अंदेशा कोई कटाक्ष करने का नहीं था, किंतु जो यथार्थ था वह भी कहने से वह रुक नहीं पाई और यह बात श्यामनाथ को तीर की तरह लगा और झुनक कर बोला, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधे कह दो नहीं है गहने, बस इसे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। गहने बिके हैं तो कुछ बनकर ही आया हूँ, मेरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उसे दुगुना ले लेना। अब जितना दिया था उसे दुगुना ले लेना की बात सुनकर माँ पछता पड़ती है और वह कहती है, मेरी जीभ चल जाए बेटा, तुझसे गहने लूंगी, मेरे मुंह से तो यूं ही निकल आया, जो होते तो लाख बार पहनते, लेकिन अब नहीं है तो नहीं पहन रही हूँ। अब 5:30 बज चुके हैं और मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना है। श्रीमती जी कब की कमरे में तैयार होने के लिए जा चुकी हैं। जाते हुए श्यामनाथ ने माँ को हिदायत दी कि माँ रोज की तरह गुमसुम मत बैठना, अगर साहब इधर आने के और कुछ पूछें तो उसका ठीक से जवाब देना। बेचारी माँ कहती है कि मैं तो न पढ़ी लिखी हूँ बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेंगी। साथ बसते बसते माँ का दिल धक धक करने लगा और वह घबरा रही थी कि अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी। अंग्रेज को देखकर तो वह दूर से ही घबरा उठती थी, फिर यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछेगा, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चले जाए, मगर बेटे के आदेश को कैसे टाल सकेंगे। चुपचाप कुर्सी से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। शाम हो चुकी थी और पार्टी शुरू हो चुकी थी। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर को चूमने लगी। वहां कहीं कोई रुकावट नहीं था, कोई अड़चन न थी। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। साहब तो चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे वो यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देशी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। ये बच्चों ये एक तरीका होता है कि जब कोई मेहमान किसी मेजबान के घर जाता है तो वह पूर्णतया मित्रों सा व्यवहार करता है, दोस्ताना व्यवहार करता है और उसमें किसी तरह का भेद नहीं नजर आता। और इसी तरह से पार्टी चल रही थी। इसी रो में, पार्टी के इसी रो में 10:30 बज चुके थे। वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला था। आखिर सब लोग खाना खाने के लिए उठे, बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान थे। अब यहाँ देखो 10:30 बजे, 7 बजे की पार्टी आरंभ हुई थी और 10:30 बज चुके हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि यदि आधा घंटे हमें बिना किसी काम धाम के यूं ही बैठना पड़े तो हम ऊँघने लगते हैं, हमें बोरियत होने लगती है, हमें नींद आने लगती है। बेचारी माँ अकेली क्या करती और उसकी भी आंखें लग गईं। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी के सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। बच्चों, यहाँ पर हम सब जानते हैं कि अधिक समय तक हम भी अधिक समय तक पैर लटकाए यूं ही नहीं बैठे रह सकते हैं। फिर उम्र के वालों की तो बात ही और है। उम्र वालों को पाँव में तकलीफ होने लगती है, फलतः वह जब भी जहाँ भी बैठते हैं तो, और ख़ास करके गांव के लोग
वह अपने दोनों पाँव को ऊपर लेकर के ही बैठा करते हैं। यहाँ पर रात के 10:30 बज चुके हैं और माँ भी कुर्सी पर यूं ही बैठे बैठे लेकिन अपनी पाँव को कुर्सी के ऊपर ले चुकी थी और उन्हें नींद आ गई थी, जिस वजह से बैठे बैठे ही वह सो गई थी और उनका जो सिर है वह दाएं से बाएं बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ें आ रही थीं। अब तक पार्टी चल रही थी, किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन अब बरामदे की ओर जब आए तब श्यामनाथ सहसा ठिठक गए और अपनी माँ को इस अवस्था में देखकर वह झुंझला गए। माँ के मुंह से लगातार खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। जब कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखरे रहे थे। यहाँ पर श्यामनाथ की माँ की अवस्था का वर्णन किया गया है कि पार्टी के समय अकेले बैठी श्यामनाथ की माँ की अवस्था का वर्णन करो, इस तरह से प्रश्न यदि आता है तो हम यह वर्णन करेंगे। बच्चों, इसके अतिरिक्त यहाँ यह पूछा जा सकता है कि साहब की पत्नी का वर्णन करो, तो किस तरह से उनकी पत्नी आई थी, कैसे वस्त्र पहन रखे थे, इन सब बातों का वर्णन यहाँ पर हमें करना होगा। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि अपने माँ की इस अवस्था को देखकर श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में ढकेल दें, मगर ऐसा करना संभव नहीं था, कारण चीफ और बाकी मेहमान पास ही खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में ही चीफ ने उस वृद्ध स्त्री की इस दयनीय अवस्था को समझते हुए धीरे से कहा, अरे पुअर डियर। इतना सुनना था कि माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन की को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस तरह से अपने सामने चीफ को देखकर और अन्य मेहमानों को देखकर वृद्ध माँ की अवस्था हुई। अब माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगी। यानी माँ की अवस्था को देखकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए बहुत ही संयमित होकर माँ को आश्वस्त करते हुए उन्होंने दिखाने के लिए मेहमानों को कहा कि माँ, तुम इतने देर तक क्यों जाग रही थी, तुम जाकर सो जाओ। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। चेहरे पर मुस्कुराहट चीफ की जो थी वह इनकी माँ को, श्यामनाथ की माँ को देखने के कारण, एक सामने किसी को भी देखने पर जो मुस्कुराहट आती है, यही मुस्कुराहट चीफ के चेहरे पर भी थी और फलतः वहीं वह खड़े खड़े नमस्ते बोल दिए। माँ ने भी झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था और दूसरा बाहर। ठीक तरह से वह नमस्ते भी न कर पाई थी। श्यामनाथ इस बात पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ की ओर किया। माँ और घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ, श्यामनाथ ने कहा, पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने अपना बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल और अधिक जल उठे, यानी और अधिक क्रोधित हो उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और सिखाते हुए अपनी माँ को समझाते हुए श्यामनाथ ने कहा कि यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू? कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई किंतु सुनाई नहीं पड़ा। अतः श्यामनाथ ने कहा कि माँ कहती हैं मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू? माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। देखो बच्चों, जिस तरह से एक अभिभावक अपनी संतान को मेहमानों के सामने कुछ नई बातें बोलना सिखाते हैं, समझाते हैं, वही स्थिति
यहाँ पर शामनाथ की भी थी। उन्होंने भी अपनी माँ को संवाद करना सिखाया कि चीफ के साथ किस तरह से संवाद करे माँ, और इसीलिए वह कहते हैं कि कहो माँ, हाउ डू यू डू। किंतु बढ़ती उम्र के साथ बात को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है, और यही कारण है कि माँ ने भी संपूर्ण बात को ग्रहण नहीं कर पाई, आधा अधूरा ही वह ग्रहण कर पाई, और जितना उन्होंने समझ लिया, जितनी संकल्पना उनके दिमाग में बैठी, उस हिसाब से उन्होंने धीरे से सकुचाते हुए हाउ डू डू बोल दिया। और एक बार फिर सभी कहकहा उठे, यानी सभी लोग हंस पड़े जोर से। अब धीरे धीरे वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने भी स्थिति संभाल ली थी और लोग हंसने चाहने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कम हो गया, यानी माँ के प्रति जो उनका गुस्सा था, जो चिड़चिड़ाहट थी, वह भी कम हो गई। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही हैं, आपसे लजा रही होंगी और इसीलिए वह अपने सिकुड़ी जा रही हैं। इस बात पर साहब और खुश हो गए और बोले, सच, मुझे गांव के लोग तो बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे और माँ धीरे से बोली, क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। शामनाथ बोल पड़ा, अब साहब इतनी रीत से कह रहे हैं तो नहीं गाओगे तो साहब को बुरा लग जाएगा, इसलिए माँ तुम गा दो। माँ कहती है, मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, पत्थर अनारा दे, या गाने का एक बोल गाकर शामनाथ बताता है। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी, यानी उन्होंने भी समर्थन किया कि अब माँ यह गाना गा ही दे। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती तो कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। दीन दृष्टि यानी लाचार दृष्टि से वह बेटे को देखती कि वह मना कर दे कि नहीं माँ तुम मत गाओ, या बहू बात को संभाल ले कि माँ क्यों गाएंगी करके, कैसे गाएंगे। किंतु वहाँ उन्हें कोई संभालने वाला, बचाने वाला नहीं था, और इसके विपरीत इतने में ही बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण, दुर्बल, लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी भीड़ें, हरियाते भागी भरिया है। देशी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। 3 पंक्तियां गा के माँ भी चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पिट्टा बंद ही न करते थे। शामनाथ की खींच, अप्रसन्नता और घरों में बदल उठी। वृद्ध माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गाँव की दस्तकारी क्या है, यानी वहाँ पर क्या हस्तकाम होते हैं, जो कढ़ाई बुनाई के काम है उससे संबंधित वह यहाँ पूछ रहे हैं। तो शामनाथ खुशी में झूम उठे, बोले, अरे ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं, औरतें फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या है। शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने के लिए असफल चेष्टा करने के बाद माँ से बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। यानी उन्होंने चेष्टा की फुलकारी का मतलब समझाने की, लेकिन वह असफल रहे। फलतः वह चाह रहे थे, शामनाथ चाह रहे थे कि कोई नमूना उन्हें मिल जाए तो वह उसे ही अपने चीफ को दिखा दें। तब माँ बेचारी चुपचाप अंदर गई और एक पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके धागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी फुलकारी बनाकर दोगी ना। बेचारी माँ चुप रही, डरते हुए धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। यानी अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, नज़र कमज़ोर हो चुकी है, फलतः मैं इतनी फुलकारी, इस तरह से फुलकारी कैसे बना पाऊंगी। अब माँ के वाक्य को बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले,
माँ फुलकारी जरूर बनाएगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने भी सिर हिलाया, धन्यवाद किया और खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गईं, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे वर्षों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने दिल को बहुत तेरा समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, यानी लंबी उम्र की प्रार्थना की। बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू साथ की पानी की तरह जैसे थमते ही न थे। यहाँ पर माँ की वेदना का वर्णन लेखक ने किया है कि वह माँ जो श्यामनाथ को अपने विकास में बाधक नजर आ रही थी, फालतू सामान की तरह नजर आ रही थी, जब चीफ ने रुचि ली गांव के सामान की तरफ, लोकगीतों की तरफ, तो श्यामनाथ ने भी अपनी माँ को माँ का दर्जा न देते हुए एक सजावट की वस्तु रूप में प्रस्तुत कर दिया। माँ संकुचा रही थी, शब्द नहीं निकल रहे थे। इसके बावजूद माँ को सांत्वना देने की बजाय, माँ को संभालने की बजाय श्यामनाथ ने अपनी चीफ के सामने प्रस्तुत कर दिया। और मात्र प्रस्तुत ही नहीं किया, उन्हें यह आदेश भी दे दिया था कि तुम गाना गाओ। इतना ही नहीं, उन्हें बूढ़ी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, यह बात श्यामनाथ भी बेहतर जानता है। इसके बावजूद अब उस बूढ़ी माँ पर यह दबाव था कि वह फुलकारी बनाए और उनके चीफ को भेंट करे, जिस वजह से बहुत ही आहत हुई थी श्यामनाथ की माँ। और उनके इसी वेदना, इसी पीड़ा के कारण भले ही मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, किंतु आंखों से आंसू झरना बंद भी नहीं हो रहे थे। इसी क्रिया में लगभग आधी रात बीत चुकी थी। मेहमान भर पेट खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। अब माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवारों को देखे जा रही थी। देखो बच्चों, जहाँ माँ को नींद आ रही थी, अब इतनी अधिक रात हो जाने के बावजूद, मेहमानों के चले जाने के बावजूद माँ की आंखों से नींद गायब था, बल्कि वह परेशान थी और घर के वातावरण का तनाव भी ढीला हो चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खनकने की आवाज़ आ रही थी। पर बताया है कि किस तरह से पार्टी खत्म होने पर घर का माहौल जो है वह एकदम शांति से परिपूर्ण हो जाया करता है। यहाँ पर भी पार्टी खत्म हो चुकी है, सभी साफ सफाई में लग गए हैं, यानी श्यामनाथ और उनकी पत्नी साफ सफाई समेटा समिति में लग गए हैं। और तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ दरवाजा खोलो, यानी माँ जो कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करके रो रही थी, अब श्यामनाथ को ध्यान आया माँ का, और वह माँ को दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है। बेचारी माँ का दिल बैठ गया, यानी वह डर गई, हड़बड़ा कर उठ बैठी कि क्या मुझसे फिर कोई गलती हो गई, अब फिर 4 बातें मुझे सुननी पड़ेगी। और कितनी देर से वह अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसे नींद आ गई, क्यों वह उगने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया। उठी और बेचारी कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोल दिया कि अब तो बेटे की डांट सुननी ही है कि उन्हें नींद लग गई। दरवाज़ा खुलते ही श्यामनाथ आगे बढ़े और माँ को आलिंगन में भर लिया। यहाँ श्यामनाथ जी बहुत अधिक प्रसन्न थे माँ से, और इसीलिए उनसे सब्र नहीं हुआ। और भले ही आधी रात हो चुकी है, समय बहुत बीत चुका है, फिर भी हो सकता था कि माँ सो गई हों, किंतु इस बात की परवाह किए बिना सवेरे का सुबह होने का इंतजार किए श्यामनाथ ने माँ को दरवाज़ा खोलकर उठाया और उन्हें अपने आलिंगन में भर लिया। उन्हें प्रेम किया कि ओ माँ, तुमने तो आज रंग ला दिया, साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ माँ, ओ माँ, ओ माँ। यानी माँ से चूंकि साहब खुश थे,
इसलिए श्यामनाथ भी बहुत अधिक खुश हो गया और अब उसे अपनी माँ विकास में बाधक नहीं बल्कि साधक लग रही थी और इसीलिए वह माँ से स्नेह कर रहा था। इतना ही नहीं, वह उस फुलकारी काम के लिए भी उन्हें समर्थन लेना चाह रहा था, उन्हें कहना चाह रहा था कि तुम्हें वह फुलकारी करके देनी है, यह याद दिलाना चाह रहा था। बेचारी माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई और माँ की आंखों से आंसू आ गए। उन्हें पूछते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ के माथे पर फिर तनाव के बल पड़ गए। उनकी बाहें माँ के शरीर से हट आईं। क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, तुम अब अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े जिंदगानी के बाकी हैं भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। देखो बच्चों, जो श्यामनाथ की प्रसन्नता का कारण था वह यही था कि माँ के कारण साहब बहुत अधिक प्रसन्न हुए थे और क्योंकि अब फुलकारी उन्हें देनी है और इसी बीच यहाँ माँ कह रही हैं कि हरिद्वार जाना है, यह बात श्यामनाथ को पसंद नहीं आई। कारण इससे एक तो बदनामी का भय था, दूसरे माँ यदि हरिद्वार चली जाएगी तो फुलकारी कौन करेगा जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है देना। अब माँ कहती है कि मेरी आंखें नहीं है बेटा जो मैं फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो या फिर। अब बेचारा श्यामनाथ कह रहा है अपनी माँ को कि तुम मुझे यूं ही धोखा देकर जाओगी, मेरा बनता हुआ काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होंगे तो मुझे तरक्की मिलेगी। यहाँ पर भावनात्मक दृष्टि से किस तरह से विवश किया जाता है यह लेखक ने बताया है। जब एक बेटा भावनात्मक दृष्टि से अपनी माँ को विवश करना चाहता है और वह कहता है कि जब तुम फुलकारी बनाकर दोगी तो बॉस मेरे खुश हो जाएंगे, साहब खुश हो जाएंगे और तब मुझे वह तरक्की दे देंगे। इस बात पर बेचारी माँ हरिद्वार जाने का राग भी अलापना छोड़ देती है। वह चुप हो जाती है और अपने बेटे के मुख को देखते हुए क्या कहती है कि क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तुझे तरक्की देंगे? क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा है? श्यामनाथ कहता है कि कहा नहीं माँ, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गए। कहते थे जब तुम्हारी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गए तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अधिकारी बन सकता हूँ। अब माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। माँ की ममता उनकी उम्र पर भी हावी हो गई और झुर्रियों से भरा हुआ उनका चेहरा धीरे धीरे खिलने लगा और आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी और वह भी प्रसन्न हो गई कि तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की क्या यूं ही हो जाएगी? साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेंगे, वरना उनकी खिदमत करने वाले कम थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। यहाँ पर माँ मान जाती है कि बेटे की तरक्की के लिए वह फुलकारी अवश्य बना देंगी और वह दिल में ही अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए कहती, मिस्टर श्यामनाथ कहते हैं कि अब सो जाओ माँ। और यह कहते हुए वह अपने कमरे की ओर घूम गए। बच्चों, उम्मीद है पाठ समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।